Hello viewers, welcome back to my YouTube channel Pharmacology Tips and Tricks. Guys, हम यहाँ पे आज स्पेशल कुछ देखने वाले हैं MCQs on the cough and the anti-asthmatic drugs. Okay, right? So students अभी जो है काफ़ी सारा जो है एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है एंड अभी जो पैटर्न है बिकॉज सब कुछ चीज़ें ऑनलाइन हो गई है तो एग्ज़ाम का पैटर्न भी थोड़ा चेंज हो गया है एंड द थिंग्स जो भी क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वो सभी और कुछ जो है वो ऑनलाइन आता है. तो ऑनलाइन क्वेश्चंस जो होते हैं वो एमसीक्यूज फॉर्म में होते हैं. ओके गाइस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम जस्ट स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इन अ प्रोसेस ऑफ कफिंग. ओके, नाउ कफिंग आपको पता है कि कफिंग में क्या होता है. जब भी आप खांसते हो ओके तो कफिंग होती है तो उस समय एकदम से बिल्कुल एक प्रेशर के थ्रू जो है ना चीज़ें सब बिल्कुल एयर जो है बाहर की तरफ आती. क्यों? बिकॉज आपके अंदर या आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है इसमें क्या है कि एक फॉरेन पार्टिकल जो है कुछ भी हो सकता है, पॉलन ग्रेन हो सकता है या मे बी एनीथिंग एल्स. ओके, जो कि शायद यदि फंस गया है उसकी वजह से भी कफ आ रहा है. ओके, बिकॉज कफ के भी कई सारे रीजंस होते हैं. ये एक रीजन है जिसमें कि हम फॉरेन पार्टिकल की बात करें. ओके, तो फॉरेन पार्टिकल्स में क्वेश्चंस का जो ऑप्शन है इसमें एक आ गया है कि अंदर साइड आता है या बाहर साइड जो सेकंड ऑप्शन है मूव करता है या एक रेस्पिरेशन की प्रोसेस है या इनमें से कोई नहीं है. ओके, नन ऑफ द अबव. ओके, सो गाइस आई थिंक मैंने आपको जो रीजन बताया उसके बिहाफ पे आप इसको डेफिनेटली इसको सॉल्व कर पाओगे. दैट इज द ऑप्शन बी. ओके, कि फॉरेन पार्टिकल मूव आउटसाइड फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. ओके, जस्ट मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन इज दैट कफ occurs ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ द कीमोरिसेप्टर एक्ट. अब जो कफ सेंसेशन होता है तो कहीं ना कहीं यदि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की हम बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ इरिटेशन होता है जिसकी वजह से कफिंग सेंसेशन होता है. ओके, सो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? Option A, that is throat, because it is part of the respiratory system. Third question is that following are the pharyngeal demulcent. Demulcent are the agent जो कि आपके जो थ्रोट होता है या वहाँ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसको इरिटेशन से बचाता है. ओके, वो होता है ना कि लाइक कोई सरफेस यदि इरिटेंट हो रही है तो यदि आप वहाँ पे मान लीजिए हनी लगा देते हैं तो वहाँ का सरफेस थोड़ा सा जो है इरिटेशन कम हो जाता है या कोई सब्सटेंस लगा देते हैं जिससे इरिटेशन कम होता है. तो यहाँ पे सब्सटेंस है आपका ग्लिसरीन. ओके, सो इसके जो ऑप्शंस थे कार्बोसिस्टीन, ग्लिसरीन, टर्बिटोलिन एंड नॉस्केपिन. तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज ग्लिसरीन. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन है एक्सपेक्टोरेंट्स आर. ओके, एक्सपेक्टोरेंट्स लाइक एक्स का मतलब होता है बाहर. ओके, एक्स मतलब होता है बाहर. तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मतलब बाहर से रिलेटेड है. बाहर कोई कैसे जाएगा या बाहर कोई चीज कैसे निकलेगी जब वो थोड़ा लिक्विड फॉर्म में हो. लिक्विड फॉर्म में मतलब ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की यदि बात करें लिक्विड क्या होता है? ब्रोंकियल सीक्रेशन. तो डेफिनेटली जब अंदर की तरफ ब्रोंकियल सीक्रेशन बढ़ेगा मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ब्रोंकियल सीक्रेशन बढ़ेगा तभी ये जो है बाहर की तरफ जा पाएगा. तो एक्सपेक्टोरेंट्स आर द एजेंट्स व्हिच इंक्रीज द ब्रोंकियल सीक्रेशन. इसलिए इसका ऑप्शन जो रहेगा ऑप्शन ए, जिसमें चार ऑप्शन आपको दिए गए थे. इंक्रीज ब्रोंकियल सीक्रेशन, डिक्रीज ब्रोंकियल सीक्रेशन, नो इफेक्ट ऑन ब्रोंकियल सीक्रेशन एंड सप्रेस द कफ सेंटर. ओके, so the option is 1. Next question is that sodium or potassium citrate belongs to. Okay, now ये क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन से. बिकॉज आपको जो फार्माकोलॉजी में क्वेश्चंस आते हैं ये क्लासिफिकेशन बेस्ड हो सकते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बेस्ड हो सकते हैं, एडवर्स इफेक्ट साइड इफेक्ट बेस्ड हो सकते हैं या यूजर्स के बेस पे भी हो सकते हैं. सो बेसिकली ज़्यादा क्वेश्चंस जो होते हैं वो क्लासिफिकेशन या फिर उसके मैकेनिज्म से रिलेटेड होते हैं. ओके, या टर्मिनोलॉजी बेस्ड होते हैं. तो यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम सिट्रेट बिलोंग्स टू, यहाँ चार ऑप्शंस है. ब्रोंकियल सीक्रेशन एनहांसर, म्यूकोलाइटिक, एंटीटर्सिव एंड ब्रोंकोडाइलेटर्स. ओके, सो गाइस ये है ब्रोंकियल सीक्रेशन एनहांसर्स. ओके, जो कफ सिरप्स आते हैं तो कफ सिरप में आप इसको देख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कोडीन इज यूज्ड एज अ. नाउ कोडीन आपको पता है जिन्होंने भी कफ सिरप किया होगा जिनको ड्राई कफ आ रही होगी. ओके, तो उसमें पहले एक कॉम्बिनेशन आता था कोडीन फास्फेट के नाम से, बट अभी वो कॉम्बिनेशन जो है बंद हो गया है. ओके, क्योंकि लोग जो है इसका मिसयूज करने लगे. राइट, तो कोडीन जो होता है ये ड्राई कप में यूज होता है और ये सीधा वर्क करता है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर. ठीक, इसलिए इसको कहा जाता है एंटीटसिव. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट व्हिच इज द डेरिवेटिव ऑफ द अल्कलॉइड वेसेसिन. ठीक है, वेसेसिन का डेरिवेटिव कौन सी ड्रग है? यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं, कार्बोसिस्टीन, एस्टाक्सिस्टीन, ब्रोमोहेक्सिन एंड नन. तो इसका आंसर रहेगा ब्रोमोहेक्सिन. विच इज यूज्ड फॉर द ड्राई नॉन प्रोडक्टिव कफ. अभी मैंने कुछ एक दो क्वेश्चन पहले ही आपको डिस्कस किया है कि ड्राई कफ में क्या यूज होता है. एंटीटसिव, एंटीहिस्टामिनिक, डिमल्सेंट एंड ब्रोमोहेक्सिन.
आंसर इज एंटीटसिव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एडजुवेंट एंटीटसिव. ठीक है, लगता है एंटीटसिव मेरा फेवरेट हो गया है. ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडजुवेंट एंटीटसिव. एडजुवेंट एंटीटसिव में यहाँ पे 4 ऑप्शंस है: कोडीन, डाइफेनहाइड्रामीन, प्रोनॉक्सिडाज़ोन एंड टर्ब्यूटालिन. ओके, इसके लिए आपको क्लासिफिकेशन जो है ना वो याद होना चाहिए, तभी आप बता पाओगे. इसका आंसर है टर्ब्यूटालिन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रोंकियल अस्थमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय. अब अस्थमा जो होता है, आपको पता है कि अस्थमा मतलब कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है. ओके, क्यों हो रही है? क्योंकि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है जिसको हम एयर ट्यूब्स कहते हैं, एयर ट्यूब्स डेफिनेटली नैरो हो गई होगी. हो सकता है कि म्यूकोसल एडिमा हो. ओके, इस वजह से डिस्पनी हो रहा है. ओके, डिस मतलब पेनफुल, ओके, नी मतलब एयर, तो डिस्पनी मतलब पेनफुल रेस्पिरेशन होना, इसलिए इसका आंसर रहेगा ऑल. 11th है COPD स्टैंड फॉर. ये एक शॉर्ट टर्म है. ओके, तो इसका फुल फॉर्म होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज. सेकेंड ऑप्शन है ऑब्स्ट्रक्टिव पैरेंटल डिसीज या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, इसके अंदर. ओके, इसका सही आंसर रहेगा क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सॉल्ब्यूटामोल इज अ. ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको है ना क्लासिफिकेशन बिल्कुल अच्छी तरह से याद होना चाहिए, तभी आप इसको कर पाते हो. ओके, बिकॉज ये क्वेश्चन है ना डायरेक्टली बनाया गया है क्लासिफिकेशन बेस्ड. तो सॉल्ब्यूटामोल जो होता है वो क्या होता है? आपका ब्रोंकोडायलेटर्स होता है. ओके, यहाँ पे सब पूरी कैटेगरीज दी हुई है, उससे ब्रोंकोडायलेटर कैटेगरी का एग्जांपल है सॉल्ब्यूटामोल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NMDA रिसेप्टर. कई बार आपको जो है रिसेप्टर्स या कई सारे शॉर्ट फॉर्म भी आते हैं. ओके, ऑप्शंस में एनिथाइल डी एस्पार्टेट, एंड मिथाइल डी एस्पार्टेट, एंड मिथाइल डी एस्पिरिन. ओके, तो डेफिनेटली एस्पिरिन तो नहीं होने वाला. ओके, बात आती है एनिथाइल डी एस्पार्टेट, तो इथाइल तो होगा नहीं बिकॉज एम लगा हुआ है, सो डेफिनेटली ऑप्शन 2 इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक्स. ओके, बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक्स, तो यहाँ पे अगेन हम क्लासिफिकेशन तरफ आ गए हैं, जिसका आंसर है टर्ब्यूटालिन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनहैलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. इनहैलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड यहाँ पे एक ही है, दैट इज द मैक्लोमिथाजोन डाइप्रोपियोनेट. ओके, सो गाइस आप देख रहे होंगे कितने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे केवल क्लासिफिकेशन बेस्ड है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a methylated xanthine alkaloid. ओके, मिथाइलेटेड xanthine डेफिनेटली मैंने यहाँ ग्रीन कलर से मार्क किया हुआ है. ओके, बिकॉज ग्रीन कलर से इसलिए भी किया हुआ है ताकि आपको एक फोकस रहे यहाँ पे, कैफीन, थियोफाइलिन, थियोब्रोमिन एंड ऑल. ठीक है, तो मिथाइल xanthine alkaloid जो है यहाँ पे चारों ही है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is wrong statement for methyl xanthine. ओके, ग्रीन में इसका आंसर लिखा हुआ है. So, release of calcium from sarcoplasmic reticulum, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है. Inhibition of phosphodiesterase PD, बिल्कुल सही है. Blockade of adenosine receptor, ये भी सही है. ओके, तो कभी भी जो थर्ड ऑप्शन आपको दिख रहा है, रिलीज ऑफ सोडियम फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सोडियम होता ही नहीं है. ओके, यहाँ होता है कैल्शियम. सो ऑप्शन सी या थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है. ओके, यदि आपको मान लीजिए मिथाइल नहीं भी पता था, तब भी आप यहाँ से उसको देख सकते थे कि रिलीज ऑफ सोडियम फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नॉट. ओके, कैल्शियम होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग विच इनहिबिट द थियोफाइलिन मेटाबॉलिज्म आर. अब यहाँ पे तीनों ड्रग दी हुई हैं, एरिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सिन, सिमेटिडिन एंड ऑल. ओके, डेफिनेटली इसका आंसर ऑल ही है, बिकॉज थियोफाइलिन का मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करना. ओके, ये कहीं ना कहीं हम यहाँ पे आ गए हैं इस कैटेगरी पे, जिसको हम कहते हैं कि एक कैटेगरी होती है जिसको हम कहते हैं एंजाइम इंड्यूसर, दूसरा होता है जो उसको कम करने वाली होती है. ओके, तो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करने वाली जो ड्रग्स हैं, ये तीनों ही ड्रग्स हैं जो कि मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. थियोफाइलिन डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ फेनिटोइन एंड लिथियम. ओके, दोनों के इफेक्ट को थियोफाइलिन जो है कम करता है. ओके, कहने का मतलब यहाँ क्या है, ड्रग इंटरेक्शन हो रहा है, राइट. तो आप ड्रग इंटरेक्शन की है ना एक बहुत बड़ी कैटेगरी है.
तो ड्रग इंटरेक्शन आप अलग से चार्ट बना के, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो अलग से चार्ट बना के अपने पास लगा सकता है, चिपका सकता है कि उसको वहाँ पे जो है ना हर ड्रग इंटरेक्शन लिखा हो। ओके, इवन व्हेन आई वाज डूइंग, मैंने भी ऐसा ही किया था, राइट, बिल्कुल वर्क करता है। सो इसका आंसर वो था एट्रोपेनिक ड्रग्स कॉजेज। ओके, एट्रोपेनिक ड्रग्स जो होती है क्या करती है, ब्रोंकोडायलेशन, कॉन्स्ट्रिक्शन, बोथ या कोई इफेक्ट नहीं। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि लास्ट वाला ऑप्शन है नो इफेक्ट, मतलब लास्ट वाले ऑप्शन हम देख ही नहीं रहे, तो कभी कभी यही ऑप्शन जो होता है ना बहुत क्रूशियल होता है। ओके, यदि आपको ऊपर के बारे में नहीं पता है तो। सो एट्रोपेनिक ड्रग जो है इट कॉजेज ब्रोंकोडायलेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट आर आल्सो कॉल्ड। अब रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट का दूसरा नाम और भी है, ओके, जिसको हम कहते हैं एनालेप्टिक्स। ओके, तो यहाँ वर्ड्स में कंफ्यूज मत होइएगा, एपिलेप्टिक्स, एंटीसेप्टिक्स, एनालेप्टिक्स। ओके, काफ़ी सिमिलर नेम्स हैं। सो इसको अच्छे से देखिएगा ऑप्शंस को। कई बार होता है कि आप जल्दी जल्दी में जो है ऑप्शन गलत कर देते हैं, तो वो शायद अच्छा नहीं है। हर एक ऑप्शन को आपको पढ़ना है, भले ही जैसे होता है ना केबीसी के अंदर जो भी पर्सन आता है वो बिल्कुल उसको बहुत आराम से पढ़ता है, भले कितना सिंपल क्वेश्चन हो आपको देख के लगता है। ओके, सो दैट इज अ गुड हैबिट, पढ़ना चाहिए आपको। लास्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग इज अ नेजल डीकॉन्जेस्टेंट। नेजल डीकॉन्जेस्टेंट मतलब नोज के अंदर जो एक कॉन्जेशन जमा हो जाता है, जिसका आपका जो एयर वे जो है ना, मतलब आप सांस प्रॉपर्ली नहीं ले पा रहे होते हैं या उसमें प्रॉब्लम होती है। ओके, तो उसमें एक एजेंट आता है जिसको हम बोलते हैं ज़ाइलोमेटाज़ोलिन। ठीक है, तो ज़ाइलोमेटाज़ोलिन इज द नेजल डीकॉन्जेस्टेंट, राइट। होप सो गाइस आपको क्वेश्चन जो है समझ में आ रहे होंगे, मेरे बताने का तरीका समझ में आ रहा होगा। इन केस आपको यदि कुछ भी डाउट्स हो इन क्वेश्चंस के अंदर भी, ओके, या आपको लगता है कि और क्वेश्चंस होने चाहिए, so just comment me in the comment box, and for that, okay, I request you, so just like, share and comment, okay, and subscribe to आपको करना ही करना है, because my next video will be on the MCQs on drugs acting on the gastrointestinal tract. So guys, thank you very much.